तो जैसा कि हम लोग जीके और जीएस की क्लास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आज हमारी जीके की क्लास है और जीके की क्लास में हमने आपको संवैधानिक विकास पॉलिटी में बता दिया है। ठीक है, नहीं देखे हैं तो एक दो बार जाकर के देख लीजिए, 2 बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। आज हम लोग संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसको जानेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या रही इसकी बैकग्राउंड, क्या क्या है, संविधान के निर्माण में क्या क्या समस्याएं आई, इन चीज़ों को आज हम जानेंगे। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले मैं उससे पहले कुछ बता देना चाहूँगा कि कहा गया है कि अगर जब तक आप संघर्ष नहीं करते हैं तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिना संघर्ष का जीवन अधूरा है, बिना संघर्ष का जीवन अधूरा है। और इसी लेकर के कहा गया है कि खाक मज़ा है जीने में, जब संघर्ष ही नहीं हो तो हमारे जीवन का कोई मज़ा नहीं होता। इसीलिए संघर्ष होना ज़रूरी है जीवन का। प्रकृति गवाह है कि पेड़ों में पत्ते आने के लिए भी उसे पतझड़ बनना पड़ता है, अर्थात पत्तों को भी झरना पड़ता है, तभी जाकर के उसमें नए पत्ते आते हैं, तभी अच्छा माहौल बनता है। उसी प्रकार से अगर खुद को अच्छा हमको बनाना है तो संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। अर्थात ये प्रकृति ही हमको सिखा रही है कि देखो, अगर कोई चीज़ अच्छा चाहिए अगर आपको, तो आपको सबसे पहले खराब हालतों से गुजरना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि देखते होइएगा कि कभी कभी पेड़ जो है ना पूरे पत्ते को गिरा देता है, तो उसकी उस समय स्थिति गंभीर होती है, क्योंकि उस समय उसको भोजन के लिए भी तरसना पड़ता है। जस्ट लाइक उसी तरीके से जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे आदमी नहीं बन सकते। अगर जीवन में हम 2-3 साल अच्छे संघर्ष नहीं कर सकते हैं तो जीवन भर हमको पछताना पड़ जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिए कि 2-3 साल अगर आप अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा तो आप अच्छा आदमी बन जाइएगा। इसीलिए 2-3 साल की मेहनत आपकी जीवन संवार सकता है। इसलिए इतना मेहनत कीजिए 2-3 साल तक कि आपको जीवन भर समस्या का परेशानी ना हो, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम संविधान सभा की निर्माण की बात करेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि 1922 में संविधान निर्माण की बात एम.के. गांधी के द्वारा बोला गया था। महात्मा गांधी, एम.के. गांधी ने ही संविधान निर्माण की बात कहे थे और कहे थे कि संविधान कैसा होना चाहिए, तो संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। सन 1922 की बात है जब महात्मा गांधी ने ये बताए थे कि हमारा देश का एक अपना संविधान हो और वो संविधान कैसा हो, तो भारतीय की इच्छा के अनुसार हो। तो ये पूछा जाता है कि भारतीय की इच्छा के अनुसार संविधान हो, ये किसने बोला था, तो महात्मा गांधी ने। बात करें 1924 की, तो 1924 से पहले 1923 में स्वराज दल का स्थापना हो गई। और स्वराज दल की स्थापना जब हुआ तो इसी स्वराज दल ने सबसे पहले परिकल्पना किया कि भाई भारत के लिए एक संविधान सभा बनना चाहिए जो संविधान का निर्माण करे। मोतीलाल नेहरू और C.R. दास इसके प्रमुख थे। मोतीलाल नेहरू ने ही बोले थे कि भाई भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत के लिए संविधान बनाए। ये परिकल्पना उन्होंने उसी समय पहली बार किया था। तो ये पूछा जाता है कि किस दल ने जो है ना संविधान सभा की बात बनाने की बात सबसे पहले कहा। तो यही स्वराज दल आप कह सकते हैं, या मोतीलाल नेहरू उस समय ऑप्शन में रहेगा तो मोतीलाल नेहरू आप लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है 1931 में, तो यहाँ पे स्वराज दल आप कह सकते हैं, स्वराज दल। ठीक है, 1931 जो है आता है और यहाँ पे कराची अधिवेशन होता है 1931 में। जैसा कि आपको पता है कि 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है और इस कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ही पहली बार संविधान निर्माण की मांग की गई थी। पहली बार कांग्रेस के द्वारा पहली बार जो है संविधान निर्माण की बात मतलब मांग किया गया था सभा में। कांग्रेस की सभा में पहली बार संविधान निर्माण की बात बोला था कि भाई हमको अपना संविधान होगा। ठीक है, निर्माण करने की बात कही गई थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सन 1934 में एम एन राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की।
तो अब ये औपचारिक रूप क्या होता है ये समझ लीजिए। औपचारिक रूप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे लिखित रूप से मांगा गया था कि भाई हमारा संविधान सभा हमें बनाया जाए। तो ये पूछा जाता है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। ठीक है, संविधान सभा की मांग की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं तो 1934 में ये संविधान सभा की मांग की गई थी और 1938 में जवाहरलाल नेहरू, जेल नेहरू जिसको कहते हैं, अब जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि भाई संविधान सभा जो बने वो भारतीय के निर्वाचन से बने, मतलब उस सभा का जो मेंबर हो, सदस्य हो, उसको भारतीय चुने। ये चीज बोले थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें बोली गई थी। अब आ जाता है 1939 में, जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 1939 में क्या हो जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध की जब शुरुआत होती है तो उस समय 1940 आ जाता है और 1940 में फ्रांस की हो जाती है हार। अब जब हार होती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? ब्रिटेन को जरूरत पड़ती है भारतीयों की। तो भारतीयों की जब जरूरत पड़ती है तो उन्होंने अगस्त प्रस्ताव 1940 में अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव को भेजता है। अर्थात समझिए प्रस्ताव क्या था? एक कागजों पर, एक मतलब दस्तावेज पर एक सूचना थी जिसमें ये लिखा गया था कि हाँ, हम भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाएंगे। अर्थात संविधान सभा बनाने की बात यहाँ मान ली गई 1940 में। जैसा कि मैं अगस्त प्रस्ताव की मैंने सारी चीज व्याख्या मैंने पहले ही कर दिया है। अगर आप नहीं देखें तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर देख लिए हैं तो 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको ये बात लिंक्ड रहेगा तो आप ध्यान में कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि 1940 का अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त प्रस्ताव क्यों आया था? तो ये बताने के लिए कि भाई हाँ, हम आपके लिए संविधान सभा बनाएंगे। ये अंग्रेजों के द्वारा पहली बार मतलब ये बोला गया। ठीक है, उसके बाद बात यहाँ थी कि भाई हमारा जो संविधान सभा हो वो कैसा हो? भारतीयों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया हो। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि अब 1900 आ जाता है 42 और 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। अब ये क्रिप्स मिशन ये कहता है कि हाँ, हम निर्वाचित संविधान सभा भारतीयों के लिए बनाएंगे। निर्वाचित संविधान सभा जो है ना, हम भारतीयों के लिए बनाएंगे। तो इस तरह से निर्वाचित करने की बात स्वीकार कब कर लिया गया? तो ये 1942 के क्रिप्स मिशन के जरिए। तो जैसा कि आप देखिए कैसे मैं आपको रिवाइज करा दूं कि महात्मा गांधी जी बोले कि भाई हमारे लिए संविधान सभा भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, संविधान का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद है 24 में स्वराज दल के तरफ से बोला जाता है कि नहीं, भारतीय के लिए संविधान सभा बननी चाहिए जो भारत के लिए संविधान बनाए। उसके बाद है 24 के बाद 31 में कांग्रेस कह देती है कि नहीं, हमारे लिए संविधान का निर्माण हो। उसके बाद 1934 आ जाता है, एम.एन. राय कहते हैं, औपचारिक रूप से मांग कर देते हैं कि भाई हमारे लिए संविधान सभा होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है 1938 और ये 38 में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो भारतीय के लिए संविधान सभा बने वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सभा बनना चाहिए। अर्थात लोगों वयस्क मताधिकार के द्वारा चुन करके सदस्य आना चाहिए। उसके बाद आ जाता है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हो जाती है। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत होती है तो उसके बाद जो है फ्रांस 1940 में हार जाता है। जब हारता है तो लगता है कि भाई हमको भारतीयों की मदद है चाहिए ब्रिटिश को। तो ब्रिटिश एक अगस्त प्रस्ताव लाता है और उस अगस्त प्रस्ताव के जरिए ये कहता है कि हम आपके लिए संविधान सभा बनाएंगे। लेकिन उस समय ये नहीं बोला गया था कि कैसे बनाएंगे, लेकिन बनाने की बात मान ली गई थी। उसके बाद है 1942 आ जाता है क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन के द्वारा बोल दिया जाता है कि भाई हम आपके लिए निर्वाचित संविधान सभा बनाएंगे। ये बातें आपको कहानी के रूप में अगर याद है तो 100% ये बात आप भूलेंगे नहीं और सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। एक भी डेट ऐसा नहीं है जो पूछा नहीं गया। हर डेट यहाँ से यहाँ तक का पूछा गया एग्जाम में। इसीलिए मैं जो भी बता रहा हूँ सब के सब पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर ये कहानी वे में याद रहेगा तो सारा का सारा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये बात आप ध्यान में कर लीजिए। तो मैं अब आगे बढ़ूंगा। आगे 1942 में जब आता है तो निर्वाचित रूप से करने की बात कह दिया गया था। अंततः आ जाता है 1946। अब ये 1946 से पहले मैं आपको बता दूंगा, 1946 से पहले ये जो है आपको ध्यान रखना है, उस अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। अंतरिम सरकार में ये बात पूछ लिया जाता है कि उस अंतरिम सरकार में सबसे पहले जो है ना, जवाहरलाल नेहरू क्या थे।
अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष में जो थे, अध्यक्ष थे आपका गवर्नर। मात्र इस अंतरिम सरकार में अब सिर्फ गवर्नर ही बच गया था एगो ब्रिटिश लोग। और जेल नेहरू थे, जेल नेहरू जी थे आपको मतलब उपाध्यक्ष बने हुए थे। तो ये बात पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। ये अंतरिम सरकार का गठन जो है ना, ये पहले ही हो चुका था। अब आ जाता है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के प्रावधान क्या क्या थे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैबिनेट मिशन के जरिए जो है ना संविधान सभा का निर्माण होता है। तो ये पूछा जाता है कि किस मिशन के जरिए संविधान सभा का निर्माण होता है और कैबिनेट मिशन के क्या क्या प्रावधान थे मैं बता चुका हूँ। अब ये बता देते हैं कि भाई कैबिनेट मिशन की सदस्य जो बने तो क्या निर्वाचित बने, क्या वयस्क मताधिकार के आधार पर बने? तो नहीं, वयस्क मताधिकार के आधार पर सदस्य जो है ना नहीं बने थे। कारण क्या था इसका? क्योंकि जल्दीबाजी में हमको संविधान सभा और संविधान हमारा बनाना था। ऐसी परिस्थिति में जो प्रत्यक्ष मताधिकार होता एक लेंदी प्रोसेस हो जाता, अर्थात बहुत लेट लग जाते, और हमको हमारे देश को आज़ादी भी चाहिए था। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस जो है ना मान गया कि नहीं, चलिए हम कोई बात नहीं है, हम अप्रत्यक्ष ढंग से ही चुन लेते हैं, अप्रत्यक्ष ढंग से चुन करके ही संविधान सभा बना लेते हैं। मतलब इस पर राजी इसलिए हो गए क्योंकि प्रोसेस एक लंबा हो जाता। लंबा प्रोसेस में हर लोगों को किसको कैसे मत देना है, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये था कि जिस समय हमारा देश आज़ाद होने की स्थिति में था उस समय हमारे देश की जनता उतनी जागरूक नहीं थी। कौन वोट देने जाता है कौन नहीं जाता इसकी कोई गारंटी नहीं था, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि कैसे वोट देना है, कैसे क्या करना है, तो इसका कोई महत्ता नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस मान गया कि नहीं, चलो बिना निर्वाचित किए ही, वयस्क मताधिकार के प्रयोग किए ही हम संविधान सभा का सदस्य का चुनाव कर लेंगे। लेकिन ये चुनाव कैसे होता है तो मैं आपको बता दूं, उस समय प्रांतों में बटे हुए थे सारे प्रांत, ठीक है, सारे प्रांत बटे हुए थे। अब इस प्रांतों में सबसे बड़ा संयुक्त प्रांत था, इसमें सभी में 3-3 भाग बना दिए गए, सभी में 3-3 भाग बनाए गए। 3 भाग में से एक भाग था सर्वसाधारण, और दूसरा भाग मुस्लिम था, और तीसरा भाग सिख था, ठीक है। तो इस तरह से 3 भाग बना दिए गए, और सर्वसाधारण में सभी लोग आ गए। उसके बाद मुस्लिम अलग से और सिख अलग से प्रावधान थे, और सभी के सदस्य आए थे। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट बनाना था, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट बनाना था। तो जनसंख्या के अनुपात में सीट आया। ये पूछा जाता है कि किस अनुपात में, मतलब सीटों का जो है ना चुनाव कैसे हुआ, तो जनसंख्या के आधार पर। जहां जनसंख्या ज्यादा थे वहां से लोग ज्यादा चुन के आए, जहां जनसंख्या कम थे वहां से लोग कम चुन के। ये प्रांत मतलब सभी प्रांत अलग अलग थे। संयुक्त प्रांत था, बिहार प्रांत था, उसके बाद आपको बता दें बंगाल प्रांत थे, मतलब अलग अलग प्रांत थे, और सभी प्रांतों में अलग अलग मतलब लोग जो है चुन करके आते हैं। और चुनाव का तरीका क्या था तो मैं आपको बता दूं, एकल संक्रमणीय प्रणाली, ठीक है, एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा जो है ना चुन लिया गया। अभी एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या है, जब मैं राष्ट्रपति पर आऊंगा तब एक आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल इसकी चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अप्रत्यक्ष ढंग से हुआ। मत कौन सा था? एकल संक्रमणीय मत के द्वारा जो है ना लोगों का चुनाव हुआ। लोगों का चुनाव होने का मतलब है कि 3 भागों में चुनाव किए गए, एक तो सिख हो गए, दूसरा मुस्लिम हो गया, तीसरा सर्वसाधारण हो गया, और इस तरह से चुन करके जो है ना आए थे। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया। अब ये जो है धीरे धीरे करके क्या हुआ कि संविधान सभा में लोग यहाँ प्रांतों में लोग चुने इसको, और जब चुन करके भेज दिए तो आगे यहाँ पे संविधान सभा ने उसको मान लिया। अर्थात कहने का मतलब है प्रांत से जब लोग चुन करके इसको भेज दिए अप्रत्यक्ष ढंग से, तो क्या है संविधान सभा ने उसे ही सदस्य मान करके संविधान सभा बनाए गए। अब ये संविधान सभा जब बनी तो संविधान सभा में मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा में क्या हुआ कि 389 पूरे चुन करके आए, 389। अब 389 में से 296 थे, और इधर 93 थे। ये रियासत से थे, और ये आपका था ब्रिटिश प्रांत से, ये आपका ब्रिटिश प्रांत से था 292, ब्रिटिश प्रांत से था, और 4 कमिश्नर से थे, चार कमिश्नरी से थे। इस तरह से ध्यान रखिएगा। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जब संविधान सभा के विकास पढ़ा रहे थे, तो तब मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूं कि भाई इस तरह से मतलब सदस्य बने। तो ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के निर्माण के समय संविधान सभा के कुल कितने सदस्य हुए थे, तो 389, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, तो ब्रिटिश प्रांत से 296, जिनमें से 292 ब्रिटिश
गवर्नर का था, ब्रिटिश गवर्नर के एरिया के थे, ठीक है, और 4 कमिश्नरी के थे, 4 कमिश्नरी के। रियासत में कितने सदस्य रियासत से चुन के आए थे? तो 93 सदस्य रियासतों से चुन के आए थे। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अंतरिम सरकार की गठन के बाद जो है ना संविधान सभा की मांग हुई, और संविधान सभा की मांग कैसे कैसे हुआ मैं ये सारी चीज़ आपको बता दिया हूँ कि कौन लोग कैसे कैसे मांग किए, डिमांड किए, और कैसे संविधान सभा कि कंस्ट्रक्शन हुआ। ये मैं स्वरूप बता दिया हूँ कि संविधान सभा का जो स्वरूप हुआ तो वो किस तरह से हुआ। 296 प्लस 93 याद रखिएगा, जिसमें से फिर 296 का 2 कंस्ट्रक्शन है, एक 292 प्लस 4। 292 का मतलब हो गया आपको कि 292 ब्रिटिश गवर्नर के तरफ से थे और 4 कमिश्नरी के तरफ से थे। तो इस बात को भी पूछा जाता है। 1946 के कैबिनेट मिशन के जरिए जो है ना ये बनाए गए थे। अब मैं आपको बैठक बताऊंगा, ये बैठक कैसे कैसे हुआ। चलिए, तो कहने का मतलब है कि संविधान सभा बनी, संविधान सभा बनने के बाद पहली बैठक हुई। अब बैठक की चर्चा करेंगे कि कब कब बैठक है। ये बैठक काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक बैठक का डेट पूछा जाता है। बैठक की बात कर लेते हैं। तो ये बैठक जो हुआ था, एक बैठक हुआ था आपको 9 दिसंबर 1946, एक हुआ था 11 दिसंबर 1946, एक हुआ था आपका 13 दिसंबर 1946, एक हुआ था आपका 22 जनवरी 1947। और भी बैठक हुए हैं, लेकिन जो बैठक इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, जिससे फैक्ट, उन चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो यानी कहने का मतलब है कि 9 दिसंबर 1946 जब चुनाव हुआ, तो चुनाव हुआ था, जिसमें से चुनाव में आपको मैं बता दूं कि चुनाव में क्या हुआ था कि 208 कांग्रेस सीट लाया था। ओवरऑल 208 सीट जो है ना कांग्रेस को प्राप्त हुआ। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 73 लीग ने प्राप्त किया था। मतलब यानी कहने का मतलब है इस चुनाव में ये लीग जो है इतना लाए थे और ये कांग्रेस लाए थे। कौन लाए थे? कांग्रेस। तो पूछा जाता है कि जब संविधान सभा के सदस्यों का जब चुनाव हुआ, तो सदस्यों के चुनाव से कांग्रेस के कितने सीट आए थे? तो कांग्रेस के टोटल 208 सीट आए थे, ठीक है। लीग को कितने आए थे? 273, और 15 अन्य थे। 15 अन्य मतलब अन्य लोग में से भी चुन करके आए थे। तो याद रखिएगा क्या होता, कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखना है कि 208 आपका कांग्रेस ने जीत दर्ज किया, 73 लीग ने जीत दर्ज किया और 15 अन्य दर्ज किए थे। अब ये 9 दिसंबर को बैठक होनी थी। बैठक में आपको भाग लेने के लिए लीग नहीं आया। लीग कहा कि भाई हम बैठक में भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाग? तो जैसा कि आपको पता है कि लीग का कहना था कि हमको अलग से देश चाहिए, अलग से देश चाहिए। अब अलग से देश तो एक जगह इकट्ठा हो गया। अब इकट्ठा बैठक होगा तो इकट्ठा सब कुछ होगी, तो उसको लगा कि नहीं, अब हमारा देश जो है ना, मतलब हमें देश नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में लीग ने जो है ना नहीं गया, और लीग ना जाने के कारण, यहाँ पे सभी सदस्य न होने के कारण जो है अध्यक्ष चुनाव में जो चुनाव नहीं हो सका, अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका। तो हमने फ्रांस से सीखा है कि जब अध्यक्ष का चुनाव न हो तो उस परिस्थिति में हमको किसी एक मतलब फ्रांस से सीखे हैं कि भाई किसी तरह से अध्यक्ष किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जाए जो सबसे कारगर और सबसे बुजुर्ग हो। तो उस समय जो है ना सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो कारगर और सबसे बुजुर्ग आदमी थे। उन्हीं को जो है सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया। तो पूछा जाता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को जो है ना अस्थायी रूप से अध्यक्ष कब चुन लिया गया है? 9 दिसंबर 1946 की बैठक में। ये बात हमने कहाँ से सीखा था? तो ये बात हमने फ्रांस से सीखा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि फ्रांस का देन है कि अस्थायी अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया मैं आपको बता दिया हूँ, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। फिर होता है 11 दिसंबर की बैठक। अब 11 दिसंबर में भी सभी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लास्टली हमको क्या कर लिया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। यहाँ पे कौन नहीं आता है? यहाँ पे आते हैं, बैठक में सभी उपस्थित नहीं हो पाते, क्योंकि ये लीग को चाहिए क्या? अलग से देश। हालांकि मनाया उनाया गया तो आ गया, सभी लोग आए थे, लेकिन कुछ लोग नहीं आए थे और लीग के लोग भी यहाँ पे आ चुके थे, ठीक है। लीग के लोग मतलब लीग जो है ना अलग से अपना देश की मांग कर रहा था, लेकिन उसको बोला था कि भाई हम आपको ये देंगे वो देंगे, मतलब बहलाया फुसलाया नहीं, मनाया गया। अब मनाया गया तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पे आए, और यहाँ पे आए तो राजेंद्र प्रसाद को क्या बना लिया गया?
अस्थायी रूप से अध्यक्ष। ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने, तो आपको अस्थायी नहीं रहे तब भी आपको अध्यक्ष के रूप में आपको किसको मानना है, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जैसे ही अस्थायी कर देगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये बात ध्यान में, पहले अध्यक्ष जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष बनाया गया। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको ध्यान रखना है। ये राजेंद्र प्रसाद बिहार के हैं, याद रखिएगा, सिवान जिला इनका घर पड़ता है, ठीक है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब 13 दिसंबर 1946 क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको ध्यान रखना है कि इस दिन जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को पेशी हुई। अभी किसके द्वारा बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया। पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने बनाया था, तो जवाहरलाल नेहरू। किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के पोर्टल पर कब रखा गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। तो इतनी बात आपको 13 दिसंबर 1946 की बात रखना है। तो यहाँ पे पेश कर दिया गया उस संविधान सभा में, मतलब 13 दिसंबर 1946 कि जो संविधान सभा जब पेश हुई तो उसमें क्या क्या बातें लिखी गई थी, मैं आपको बता देना चाहूँगा। क्या क्या प्रावधान थे, ये चीज़ आप जान लीजिए। 13 दिसंबर 1946 बैठक तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैठक क्या क्या थे। अब हम बात कर लेते हैं 13 दिसंबर 1946 की। 13 दिसंबर 1946 में क्या क्या प्रावधान अर्थात क्या क्या लिखे गए थे, तो लिखा गया था, एक नंबर में लिखा गया था संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य। संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य। अब इसका मतलब क्या होना चाहिए कि हमारा देश, हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए और गणराज्य होना चाहिए। ये भी शब्द से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। संप्रभु का मतलब होता है निर्णय अंदर या बाहर, निर्णय लेने में हम खुद लेंगे, इसको कहते हैं संप्रभु, ठीक है। हमारा देश का जो संविधान, जो भी संविधान निर्माण करेगा तो संविधान के अकॉर्डिंग ही, अर्थात कोई भी चीज निर्णय लेना है कि संविधान कैसा होगा, किस तरह से बनाएंगे, इसका निर्णय हम खुद लेंगे। हमें किसी कोई बाहरी दबाव हमको दबा नहीं सकता है। तो संप्रभु का मतलब ये होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो। दूसरी बात, स्वतंत्र गणराज्य। स्वतंत्र गणराज्य का मतलब होगा जो हमारा अध्यक्ष होगा, मतलब हमारे जो अध्यक्ष होंगे वो, मतलब जो भी होगा वो अध्यक्षात्मक सरकार होगा। सरकार कैसा होगा, अध्यक्ष वाली सरकार होगी, ठीक है। ये चीज बोला गया, मतलब अध्यक्ष का सरकार होगी और इस अध्यक्ष को किसी वंश के अनुसार नहीं चुना जाएगा, लोगों के अनुसार चुने जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ वंशानुगत होगा। पहले राजा के दरबार में क्या होता था कि राजा बन गया तो उसका बेटा ही बनेगा अध्यक्ष, फिर उसका बेटा, इस तरह से ऐसा नहीं होगा। गणराज्य का मतलब है लोगों के द्वारा चुना गया अध्यक्ष होगा। किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। तो ये प्रावधान पहला था। दूसरा प्रावधान था, ठीक है, दूसरा प्रावधान था कि ब्रिटिश जितने प्रांत थे, दूसरा ब्रिटिश प्रांत संघ में शामिल होंगे। ब्रिटिश प्रांत किस में शामिल होंगे, संघ में शामिल होंगे। ये चीज बोला गया कि जितने भी ब्रिटिश प्रांत है अलग नहीं रहेंगे, सबके सब संघ में आएंगे। ये दूसरा उद्देश्य प्रस्ताव था। तीसरा प्रस्ताव भी था। तीसरा था कि सारी शक्ति का स्रोत कौन होगी, जितनी भी शक्ति होगी, सारी शक्ति का स्रोत जनता में होगी। शक्ति और स्रोत किसका कौन होगा, जनता। अर्थात कहने का मतलब है कि जनता में पूरा पावर निहित होगा, ठीक है। जितनी भी शक्ति है, स्रोत है, सबके सब कहाँ से आएंगे, ये सारे के सारे जनता में, ठीक है। ये ध्यान में कर लीजिए। मतलब कहने का मतलब है जनता को पावरफुल बनाया गया, ठीक है। जनता है जिसको चुन देगा अध्यक्ष, वही अध्यक्ष बनेगा। जनता जिसको सरकार बना देगी वही बनेगा, ठीक है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव के तीसरा। और चौथा है कि 3 तरह का न्याय दिया गया। न्याय की व्यवस्था इसी में किया गया, ठीक है। न्याय, अब न्याय में कौन है, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 तरह के न्याय मिलने चाहिए जनता को। कितने तरह का, 3 तरह का न्याय सभी को मिलना चाहिए। उसके बाद 2 तरह की समता मिलनी चाहिए। 2 तरह की समता, अवसर और प्रतिष्ठा। अवसर और प्रतिष्ठा की क्या मिलना चाहिए, अवसर और प्रतिष्ठा की समता मिलनी चाहिए। उसके बाद है SC ST पिछड़े वर्ग जितने हो सबकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगला है और संघ की अक्षुण्ण बनाकर रखा जाए। अर्थात संघ को कोई तोड़ नहीं सकता है। संघ में जो शामिल हो गया वो संघ में से बाहर नहीं जाता।
हम संघ को एक बना कर रखेंगे, संघ को कभी तोड़ नहीं सकते। ये बात उद्देश्य प्रस्ताव में लिख दिया गया, ठीक है। और यही प्रस्ताव जो है ना पारित करने के लिए संविधान सभा के पोर्टल पर रखा गया कि भाई ये लीजिए, हमारा ये मूल आदर्श है और इस आदर्शों पर हमारा संविधान बनेगा, मतलब संविधान का तैयार किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया कि हमारे संविधान के जो आदर्श है यही उद्देश्य में उद्देश्य प्रस्ताव में दिख रहे हैं और ये आदर्शों को लेकर के संविधान सभा के पोर्टल पर रख दिया गया। अब संविधान सभा ने कब इसको स्वीकार कर लिया ये भी पूछ लिया जाता है कि, तो मैं एक डेट आपको लिखाया था 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया, इसको स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, इसको स्वीकार कर लिया। तो पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को किसके, संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि किस तरह से। अब मैं उसके बाद आपको बता दूं कि 1947 में ही हमारा देश का विभाजन हो गया, ठीक है, हमारे देश का विभाजन हुआ, लेकिन 22 जनवरी तक नहीं हुआ था। जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया, उद्देश्य प्रस्ताव सारे हो गए, तब भी हमारे देश का विभाजन जो है ना 14 अगस्त में हुआ था, जनवरी में नहीं हुआ था। उससे पहले ही क्या है, उससे पहले ही पारित हो गया था। तो 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को हमारे देश को विभाजन कर दिया गया, ठीक है, देश स्वतंत्रता अधिनियम के जरिए देश का विभाजन। अब देश के विभाजन क्या था ये थोड़ा मैं आपको बता दूं। तो ये जो है ना, जैसा कि आपको पता है कि आप यहाँ इस भाग में देखिए तो ये आपका पूरा पंजाब था और 14 अगस्त 1947 को ये जो था आपका ये भाग, ये पूरा बंगाल एरिया पड़ता था, ठीक है, और ये आपका पंजाब एरिया पड़ता था। इंडिया की मैप की बात करें तो इसी पंजाब को 2 भाग बना दिए गए और इसी बंगाल को 2 भाग बना दिए गए, अर्थात ये बंगाल को 2 भाग बना करके ये पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया और ये पश्चिमी पाकिस्तान बना दिए गए। अर्थात पाकिस्तान 2 जगह बन गए, एक जगह इस भाग में और एक जगह इस भाग में। अर्थात कहने का मतलब इधर भी पाकिस्तान बने और इधर भी पाकिस्तान। यहाँ बनाए कैसे गए, तो लोगों से पूछा गया कि भाई आपको अलग देश चाहिए या नहीं चाहिए। तो मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग थे 100% उनको मन था, क्योंकि उनका नेता ही कह रहा था कि हमको अलग से देश चाहिए। तो जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे सबके सब वोट किए कि नहीं हमको अलग से पाकिस्तान चाहिए, और अलग से पाकिस्तान जो है ना चुनाव के आधार पर करा दिया गया, ठीक है, चुनाव करा दिया गया। इधर के लोग इधर रहना पसंद किए, इधर के लोग इधर रहना, ठीक है, जिसको इधर मन था इधर रहा, जिसको इधर। उसी तरीके से यहाँ भी होगा, दोनों तरफ ऐसा ही हुआ कि चुनाव जो है ना, चुनाव करा लिए गए कि किसको किधर रहना। इस पंजाब में कुछ लोग रह गए, कुछ इस पंजाब में चले गए, इस पंजाब को पाकिस्तान नाम रख दिया गया। उसी तरीके से इस बंगाल में कुछ लोग रह गए, इस बंगाल में कुछ लोग चले गए, इस बंगाल का नाम क्या रख दिया गया, ये आपको नाम रख दिया गया आपको पाकिस्तान, ठीक है। यही पाकिस्तान आगे चलकर 1971 में फिर आजाद हो जाता है और ये पूर्वी पाकिस्तान जो है ना बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि बांग्लादेश का उदय या बांग्लादेश आजाद कब हो गया, तो बांग्लादेश 1971 में आजाद हो गया। हालांकि इसमें भारत सरकार का ही देन है, भारत सरकार मदद किया था इसको, जिसके कारण नहीं तो ये अलग होने नहीं दे रहा था। ये लड़ाई चली थी, लड़ाई चलने के बाद लास्ट में बांग्लादेश के जो पाकिस्तान के जो सेना थे वो हार गया, और हारने के बाद जो है ना बंगाल का गठन हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो जब पाकिस्तान बन गई तो स्वाभाविक है कि संविधान सभा के स्वरूप बदलेंगे, ठीक है, संविधान सभा के स्वरूप में बदलाव देखने को मिलेगा। क्या बदलाव देखने को मिला, तो यहाँ सदस्य होंगे कम जाएंगे। सदस्य 389 थे ना जी, सदस्य 389 थे। अब 300 सदस्य जब थे तो स्वाभाविक है कि जो पाकिस्तान में पड़ गया उतना सदस्य यहाँ से चले जाएंगे, अब इस सभा में भाग नहीं लेंगे। इन लोगों से पूछा गया था कि भाई आपके लिए जो कानून बनेगा, आपके लिए जो संविधान सभा जो कानून बनाएगी, क्या आपको मान्य होगा, तो कहे कि नहीं हमको मान्य नहीं होगा, हमको अपना संविधान चाहिए, अपना संविधान बना लेंगे। मतलब देश का विभाजन करने के बाद भी उन लोगों से पूछा गया कि हम इसी सभा से आपके लिए भी कानून बना दे, तो उन लोगों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके कारण सदस्य का भी विभाजन हो गया। और यह सदस्य का विभाजन होकर के अब 299 रह गया। तो पूछा जाता है कि बंगाल देश विभाजन के बाद जो है ना संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए, तो संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य रह गए। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको याद रहेगा जब इस तरह से कहानी में आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे।
आगे की ओर बढ़ने का मतलब है कि अब जो है क्या क्या बात है 13 दिसंबर का मैंने बता दिया है। स्वतंत्रता अधिनियम के क्या क्या प्रावधान थे। स्वतंत्रता अधिनियम के जरिए ही हमारा देश को विभाजित किया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ही देश को विभाजित किया गया था। ये बात ध्यान में कर लीजिए। पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा देश को विभाजित किया गया था, तो स्वतंत्रता अधिनियम। स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा जो है ना प्रावधान थे, संविधान सभा संप्रभु होगा। ठीक है, और उसके बाद है विधायिका के रूप में कार्य करेंगे संविधान सभा। अर्थात स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधान क्या थे, तो सबसे पहले संविधान सभा जो होगा संप्रभु होगा। संप्रभु, ये पूछा जाता है कि संप्रभु किस अधिनियम ने संप्रभु बना दिया संविधान सभा को। जो संविधान जो सभा होगा, जो सभा में जो सदस्य होंगे वो संप्रभु होंगे। संप्रभु का क्या मतलब है, मैंने अभी बताया। संप्रभु का मतलब होता है खुद निर्णय लेंगे। ये चाहेंगे तो किसी के संविधान को अपना सकते हैं, ये चाहेंगे तो कोई कानून ला सकते हैं, ये चाहेंगे मतलब कुछ भी जो निर्णय लेना होगा ये अपनी स्वेच्छा से ले लेंगे। ठीक है, जितने इसके सदस्य होंगे अपनी विचार से मतलब ये जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। यहाँ तक कि ब्रिटिश चाहेंगे कि ब्रिटिश का कोई कानून लेना चाहे तो ले लें, ब्रिटिश का कोई कानून रद्द करना चाहे तो रद्द कर लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है ना स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा संविधान सभा को संप्रभु बना दिया गया। क्या बना दिया गया? संप्रभु। संप्रभु से मतलब समझ में आ गया। और दूसरी बात, जो विधायिका का काम होगा वो संविधान सभा ही करेंगे। विधायिका का काम कौन करेगा? संविधान। विधायिका का मतलब विधि बनाना। विधायिका का काम विधि बनाना। विधि का मतलब कानून। विधि से मतलब होता है कानून। तो विधायिका का काम कौन करेगा? संविधान सभा करेंगे। लीग के सदस्य अलग होंगे। तीसरा प्रावधान था लीग के सदस्य क्या होंगे? सदस्य अलग होंगे। तो ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा लीग के सदस्यों को अलग कर दिया गया, तो लीग के सदस्य को अलग कर दिया गया किस? स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, जिसके जरिए 3 प्रावधान दिए गए थे और तीनों प्रावधान क्या कर दिए गए? हटा दिए गए। ठीक है, ये मतलब तीनों प्रावधान को स्वीकार कर लिया गया। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की समितियां। जब संविधान सभा बन गई तो डायरेक्ट कोई संविधान सभा डायरेक्ट जो है ना कोई भी संविधान का निर्माण करना है, किसी भी प्रकार का काम करना है तो डायरेक्ट कोई नहीं करता है। उसके लिए अलग अलग समिति होती है। सब समिति का अपना अपना कार्य होता है और कार्य के अनुसार जो है ना सौंप करके उनसे कार्य करवाए जाते हैं और उन्हीं कार्य को लागू किया जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि कुछ इम्पोर्टेंट समितियां बनाई गई और समितियां जो है ना उन समितियां के कुछ लोगों को हेड बना दिया गया। अब वे हेड से पूछे जाते हैं कि भाई वे हेड कौन कौन थे, तो सबसे पहले हम समितियां की बात करेंगे। समितियां, अब ये समितियां जो है ये समितियां किनके नेतृत्व में बना था, मैं उनका बात बता दे रहा हूँ कि किनके नेतृत्व में बना था। ठीक है, तो जेएल नेहरू, ठीक है, नेहरू जी के नेतृत्व में बना। उसके बाद है अंबेडकर जी के नेतृत्व में बना। उसके बाद है पटेल जी के नेतृत्व में बना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, उसके सरदार पटेल हो गया। उसके बाद आपको एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी और जे.बी. कृपलानी, ठीक है, जे.बी. कृपलानी, इन सभी के नेतृत्व में जो है ना क्या बनाए गए? समिति बनाई गई। अब कौन कौन से समिति पूछा जाता है कि कौन समिति के कौन हेड थे, तो ये सारे हेड, ये नेहरू जी हेड थे। नेहरू जी संघ संविधान समिति के हेड थे। संघ संविधान, उसके बाद है संघ शक्ति, उसके बाद है राज्य, ठीक है, राज्य के लिए समिति। इस तरह से ये पूछा जाता है। संघ जब लग गया तो याद रखिएगा कि नेहरू जी उनके हेड होंगे। तो पूछा जाता है कि संघ संविधान समिति के हेड किसे बनाया गया, तो जवाहरलाल नेहरू। उसी तरीके से अंबेडकर जी भी हेड बने थे। ये प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको कहते हैं, ठीक है, प्रारूप समिति, ठीक है। और प्रारूप समिति के हेड किन्हें बनाया गया, तो भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में पूछे जाते हैं कि कुल कितने सदस्य थे, तो टोटल के टोटल 7 थे। अध्यक्ष के लेकर के टोटल 7 थे, जिसमें से एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। एक अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के रूप में तो कौन रहेंगे? यही रहेंगे,
अंबेडकर जी। और सदस्य के रूप में सदस्य का नाम भी पूछा जाता है, तो आपको सदस्य का नाम रखना याद रखना है, ठीक है। ए कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कृष्ण स्वामी ठीक है, ए कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद दूसरा था, ये पहला हो गया, दूसरा आपका था ए कृष्ण स्वामी अय्यर के बाद आपका था के मुंशी थे, के मुंशी थे। उसके बाद तीसरा था आपको, तीसरा था एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। उसके बाद आपका था चौथा, अयंगर के बाद आपका एम सदाउल्ला था, एम मोहम्मद सदुल्ला था, ठीक है, मोहम्मद सदुल्ला थे। उसके बाद है बीएल मित्र थे, आपको याद रखिएगा बीएल मित्र जब हट गए, याद रखिए, या उनकी डेथ हो गई, तो उसके जगह पर एन माधव राय आ गए। और उसके बाद छठा जो था डीपी खेतान थे, और डीपी खेतान जब हट गए तो उसके जगह कृष्णमाचारी को लाया गया, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि 7 सदस्य कौन कौन थे। ए कृष्ण स्वामी अय्यर यानी अय्यर थे, मुंशी थे, और गोपाल स्वामी अयंगर थे, और सदाउल्ला था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मित्र बीएल मित्र थे, मित्र के जगह पर माधव आ गए थे। मतलब कहने का मतलब है मित्र, जब बीएल मित्र हट गए तो उसके जगह पर कौन लाया गया, मतलब किसी कारण बस उनको मतलब या तो डेथ हो गई या तो किसी प्रकार से हट गए होंगे, तो वहां से इनको लाया गया, एन माधव राव को लाया गया। फिर डीपी खेतान की जगह टी कृष्णमाचारी को लाया गया। तो ये सारे के सारे ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य का आपको ये सारे एग्जाम जब अपर लेवल के में जाइएगा पढ़ने मतलब देने तो पूछा जाएगा। छोटा मोटा एग्जाम में आपको यही पूछा जाएगा कि भाई इस कमेटी के कुल कितने सदस्य थे, तो 7। उसमें से अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। इतना ही आपको याद रखना है। अगर फिलहाल अगर आप छोटी कोई अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 4th ग्रेड का हो या 3rd ग्रेड का भी यही सब पूछा जाएगा। लेकिन जब आप बड़े एग्जाम जैसे यूपीएससी बीपीएससी लेवल का एग्जाम देने जाते हैं तो ये सारे सदस्य के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। हमारा काम है पूरा बता देना, पूरा इसलिए बता रहे हैं ताकि फिर दोबारा आपको इसके पीछे नहीं पड़ना पड़े, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब इतना आप जान जाएंगे तो उसके बाद आपको दोबारा इसको दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ एक बार वीडियो देखिएगा, क्लियर रहेगा आपका, ठीक है। आगे हम बढ़ जाएंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, ड्राफ्टिंग कमेटी जब बनी तो ड्राफ्ट तैयार किए, इस ड्राफ्ट को पब्लिश कर दिया गया। ड्राफ्ट तैयार किए तो 1948 में ड्राफ्ट को क्या कर दिया गया, पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने का मतलब है लोगों के सामने, लोगों के पोर्टल पर रख दिया गया कि भाई आप इसको पढ़िए, इसको पढ़ करके हमको सुझाव दीजिए कि भाई क्या इसमें कमी रह गई है, क्या दिक्कतें रह गई है। मैं आपके सुझाव को लूंगा और उस सुझाव के जरिए इसमें सुधार करूंगा। तो उस समय की बात है जब संविधान हमारी बन रही थी, तो उस समय हम पब्लिक से राय ली गई थी। तो आज तो हमारा देश संविधान चल रहा है। कारण इसका यही है कि बड़ी सूझबूझ के साथ संविधान को निर्माण किया गया था। देखिए डायरेक्ट संविधान निर्माता वैसे व्यक्ति या अपने स्वार्थी नहीं थे। अगर स्वार्थी होते तो ये ड्राफ्ट कमेटी पब्लिश नहीं करते, चुपके से जो बना देते और वही पास करवा देते। लेकिन ऐसा नहीं था, लोग जितने भी थे सब समुदाय से थे और सभी समुदाय सभी के हित चाहते थे। और सभी के हित चाहने के कारण जो है ना, हमारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी था ये ड्राफ्ट करके लोगों के सामने पब्लिश कर दिया। लोगों के सामने जब पब्लिश कर दिया तो लोग इसको पढ़े और बहुत सारे लोग इस पर सुझाव भी दिए और उस सुझाव को माना भी गया। तो मेरे ख्याल से ये बात ड्राफ्टिंग कमेटी से ध्यान रखेंगे। अब हम पटेल जी की बात कर लेते हैं कि पटेल जी जो है कौन कौन कमेटी में मतलब चलाए थे। तो पटेल जी आपको ध्यान रखना है, प्रांतीय संविधान और सलाहकार 2 समिति बने। एक तो प्रांतीय संविधान और एक है आपका सलाहकार। 2 समिति के हेड पटेल जी थे और इनको मतलब सभी समितियां एक दूसरे पर थोड़ा बहुत मतभेद होता था, लेकिन मतभेद को अपना सुलझा लेते थे, ठीक है। कुछ बातें पर मतभेद हुआ और उन बातों को वो सुलझा लिया गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है पटेल जी का हो गया। उसके बाद अंबेडकर जी का हो गया। पटेल जी बोले ना प्रांतीय, और अंबेडकर जी के बाद पटेल जी, सरदार पटेल के लिए प्रांतीय संविधान और सलाहकार इसके हेड थे, ठीक है।
बस यही पूछे जाते हैं कि भाई सलाहकार समिति के हेड कौन थे, ठीक है। और एक चीज और है, राजेंद्र प्रसाद का यहाँ नहीं लिखाया है, राजेंद्र प्रसाद भी हेड थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद 2 कमेटी के हेड थे, एक नियमन और एक संचालन, ठीक है। तो पूछा जाता है कि संचालन समिति के हेड कौन थे, तो संचालन समिति के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही नियमन समिति के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और HC मुखर्जी और JB कृपलानी जो थे ने, ये किसी कमेटी का हेड नहीं थे, ये उप कमेटी का हेड थे। मतलब उप कमेटी होने का मतलब कुछ कमेटी के अंदर ही कमेटी बनाई गई थी, तो उसके हेड बनाए गए थे आपको। तो इसमें से कौन कौन कमेटी बनाई गई थी, अल्पसंख्यक कमेटी बनाई गई थी और मूल अधिकार कमेटी बनाई गई थी, जिसके हेड जो है ना आपको ध्यान रखना है HC मुखर्जी और JB कृपलानी को बनाया गया था। तो ये किसी कमेटी के नहीं, उप कमेटी के अध्यक्ष थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। ड्राफ्ट अब हम बात कर लेते हैं कि भाई मंत्रिमंडल की। अब तो सारा कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपा, सब कुछ हुआ, उसके बाद क्या बन गई, मंत्रिमंडल बनाए गए, ठीक है। और मंत्रिमंडल जब बनाए गए तो मंत्रिमंडल एक बार बना देश का विभाजन होने से पहले, एक बार बना देश के विभाजन के बाद। तो इससे भी पूछ लिए जाते हैं कि देश विभाजन के पहले मतलब कौन क्या मंत्री बना और देश विभाजन के बाद कौन क्या मंत्री बना, इससे पूछा जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि भाई कौन कौन क्या मंत्री बने। तो मैं एक बार बस इसी की चर्चा करके संविधान सभा का जितना भी बातें हैं मैं बता दिया हूँ। बस आप खाली मंत्री से बातें क्या क्या पूछे जाते हैं इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। 1900 आपका है, सबसे पहला जो सरकार बनी या मंत्रिमंडल बना वो सितंबर 1946 का मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं। सितंबर 1946, ये 46 में मंत्रिमंडल बनाए गए थे। नेहरू जी बने, ठीक है, नेहरू जी। उसके बाद आपको बने पटेल जी, पटेल मतलब सरदार पटेल, ठीक है। उसके बाद आपको बने हैं, पटेल के बाद है जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई, ठीक है। मथाई के बाद आपको बने हैं गोपालचारी, आपको है राजगोपालचारी, ठीक है, राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी पूरा नाम है इनका, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा बलदेव सिंह। उसके बाद आपका है बलदेव सिंह के बाद लियाकत अली बने थे, लियाकत अली। HC भाभा बने थे, जगजीवन राम। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, असफ अली। चलिए इतना बात ध्यान में कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि ये नेहरू जी क्या क्या बने थे। तो नेहरू जी विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष बने थे, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष। उसके बाद है पटेल जी बने थे गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष किसे बनाया गया 1946 के मंत्रिमंडल में, तो आपको ध्यान रखना है नेहरू जी। वही पटेल जी मतलब सरदार पटेल जी क्या बने थे, तो गृह मंत्री बने थे और साथ में सूचना प्रसारण मंत्री बने थे। उसके बाद है उद्योग मंत्री कौन बने थे, तो जॉन मथाई उद्योग मंत्री बने थे, याद रखिएगा। कौन, जॉन मथाई। अभी हम 1946 की बात कर रहे हैं, 1900 जब देश आजाद हो जाएगा तो उसके बाद फिर चेंजिंग हुआ है मंत्री में, तो उस समय बताएंगे। ये ध्यान रखिएगा, देश आजाद होने के पहले मतलब देश के विभाजन होने के पहले ये सीधे पूछा जाएगा कि पहले रेल मंत्री कौन बने, तो आप देश विभाजन के पहले वाली बात करेंगे। और जब आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत में पहले रेल मंत्री कौन बने, तो आपको बताना होगा 1947 का मंत्रिमंडल। तो इसीलिए हम दोनों मंत्रिमंडल की अभी चर्चा करेंगे। एक पहले कौन सा मंत्रिमंडल की चर्चा हो रही है, 1946 की। 1946 में मंत्रिमंडल जो बनी वो आपको ध्यान रखना है कि ये राष्ट्रमंडल और विदेश मंत्रालय इनको मिला था। आपको गृह मंत्रालय और साथ में आपको मिला था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। जॉन मथाई को मिला था उद्योग मंत्रालय, जॉन मथाई को मिला था। राजगोपालचारी को मिला था आपको शिक्षा मंत्रालय। बलदेव सिंह को मिला था रक्षा मंत्रालय, मतलब राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। ये पूछा जाता है कि शिक्षा मंत्री पहली बार कौन बने थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत कहता है तो चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। तो हम अभी स्वतंत्र भारत की भी चर्चा करेंगे, ये बात ध्यान में कर लीजिए। बलदेव सिंह जो बने थे वो आपको है बलदेव सिंह बने थे रक्षा मंत्रालय। कौन है, रक्षा मंत्रालय के हेड कौन बने थे, तो बलदेव सिंह।
उसी तरीके से लिकायत अली जो है ना, लिकायत अली लीग के सदस्य था, और लीग के सदस्य के बारे में पूछा जाता है कि लिकायत अली क्या बना था, तो वित्त मंत्री था। ये क्या था, वित्त मंत्री किसे बनाया गया था, लिकायत अली को। तो पहला वित्त मंत्री यही बने थे, ठीक है। देश के पहला वित्त मंत्री कौन बने थे, लियाकत अली। और लियाकत अली के बाद जब आजाद हो जाता है तो उसके बाद दूसरा आ जाते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। एच.सी. भाभा, एच.सी. भाभा को भी बनाया गया था। एच.सी. भाभा को आपको ध्यान रखना है कि ये बने थे खान और बंदरगाह मंत्री, खान और बंदरगाह मंत्री, खान और बंदरगाह। श्रम मंत्री आपको जगजीवन राम बने थे, श्रम मंत्री कौन बने थे, जगजीवन राम, ठीक है। बाबू जगजीवन राम के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है, याद रखिएगा, श्रम मंत्री के बाद आपको ध्यान में रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको ध्यान रखना है कृषि मंत्री, ठीक है, एवं खाद्य मंत्री। कौन मंत्री, कृषि और खाद्य मंत्री, ये ध्यान रखना है। असफ अली क्या बने थे, रेलवे मंत्री असफ अली बने थे, रेलवे मंत्री असफ अली। रेलवे मंत्री कौन बने थे, असफ अली, याद रखिएगा। रेलवे, तो प्रथम रेलवे मंत्री कौन हो गए, असफ अली, प्रथम रेलवे मंत्री असफ अली। लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो स्वतंत्र भारत के जो रेल मंत्री होंगे वो अलग होंगे। तो मैं आपको अब स्वतंत्र भारत की बात कर दे रहे हैं। नेहरू जी बने थे प्रधानमंत्री, नेहरू जी क्या बन गए, पीएम, नेहरू जी बन गए पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री, इसलिए प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में ये जाने जाते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, नेहरू जी, याद रखिएगा। उसके बाद पटेल जी को क्या बनाएगा, तो डिप्टी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। पटेल जी को, सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया था। पूछा जाता है कि पहली बार उप प्रधानमंत्री किसे बनाया, उसके बाद उप प्रधानमंत्री का पद ही हट गया, ठीक है। पहली बार एक ही बार बने, उसके बाद पद हट गया, अर्थात उप प्रधानमंत्री कौन बने, सरदार पटेल, ठीक है। बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय मिला था, उनका रक्षा मंत्रालय ही रह गया। बलदेव सिंह को क्या मिला था, रक्षा मंत्रालय, और रक्षा मंत्रालय ही रह गया, याद रखिएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जो ये एच.सी. मुखर्जी थे वो उद्योग मंत्री बन गए। आपको जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं, भाभा बन गए थे, जो एच.सी. भाभा थे ये बने वाणिज्य मंत्री, खान मंत्री मिला था इनको, ये वाणिज्य मंत्री मिल गया। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय मिला था, तो श्रम मंत्रालय पर ही रह गए। अब स्वतंत्र भारत के जो रेलवे मंत्री बने, ये असफ अली के जगह जॉन मथाई को बना दिया गया। किसको बना दिया गया, जॉन मथाई। तो रेलवे मंत्री, स्वतंत्र भारत के रेलवे मंत्री कौन बने, जॉन मथाई, याद रखिए। स्वतंत्र भारत के रेलवे मंत्री कौन बने, जॉन मथाई। वही आपको ध्यान रखना है कि उससे पहले वाला अगर मंत्री कहेगा तो कौन कहेगा, असफ अली। असफ अली के जगह कौन आ गए, जॉन मथाई। बात ध्यान में रख कर लीजिए। शिक्षा मंत्री पहली बार कौन बने, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। शिक्षा मंत्री कौन बने थे पहली बार, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद है अबुल कलाम आजाद, ठीक है। स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री कौन बने, अबुल कलाम आजाद। तो ये ध्यान रखिएगा। कुछ विभाग को आपको ध्यान रखना है, एक तो शिक्षा मंत्री, एक रक्षा मंत्रालय, एक आपको वित्त मंत्रालय, ठीक है, एक आपको कृषि मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आपका कृषि मंत्रालय, याद रखिएगा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले से भी कृषि मंत्री थे और बाद में भी कृषि मंत्री बने थे, ठीक है। रेलवे मंत्री खाली बदला था, यहाँ पे देख लीजिए। रेलवे मंत्री आपको असफ अली की जगह असफ अली चल गया कहाँ, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जब चल गए तो उसके बाद कौन दूसरा आएंगे, तो दूसरा कौन आएंगे, तो दूसरा आ गए आपको जॉन मथाई। उसके जगह पर कौन जगह ले लिए, जॉन मथाई, याद रखिएगा। तो इस तरह से जगजीवन राम क्या बने थे, तो श्रम मंत्री थे और श्रम मंत्री बन गए। अमृता कौर जो है ना स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, अमृता कौर। तो प्रथम पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में प्रथम मंत्री बनने वाली प्रथम महिला अमृता कौर, ठीक है। यही पूछा जाता है कि प्रथम महिला जो मंत्रिमंडल में बनी थी मंत्री के रूप में, तो वो है अमृता, राजकुमारी अमृता कौर उसका पूरा नाम है, राजकुमारी अमृता कौर। तो मेरे ख्याल से ये बात ध्यान में कर लीजिए। अब हम संविधान की कुछ इंपोर्टेंट डेट आपको बता देंगे और लास्ट करेंगे, ठीक है। अब संविधान की इंपोर्टेंट डेट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब संविधान की जो संविधान का इंपोर्टेंट डेट है आपको क्या क्या याद रखना है, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, ठीक है। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। उसके बाद है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, ठीक है। उसके बाद है आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर, ठीक है, 1949, 26 नवंबर 1949। इतना बात ध्यान रखेंगे। और 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी
26 जनवरी 1950। ये डेट आपको ध्यान रखना है संविधान के निर्माण से। ये एग्जाम में हर जगह पूछे जाते हैं, अगर पूछा जाएगा तो ठीक है, ध्यान रखिए। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ तो ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए थे। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए थे। पेश तो 13 दिसंबर को ही हुआ था, ठीक है, 46 में, लेकिन स्वीकार कब कर लिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव? तो 22 जनवरी 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को हम अपना लिए थे। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, और राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हम तिरंगा को कब अपना लिए थे? तो 22 जुलाई 1947। तो ये दोनों में कंफ्यूजन होता रहता है, इसलिए हमने दोनों एक जगह लिख दिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 24 जनवरी 1950 को हम राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपना लिए थे। जनगण मन और वंदे मातरम। जनगण मन आपका राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम है। तो ये सारी चीजों की चर्चा तो पहले ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए 24 जनवरी 1950 को आपको ध्यान रखना है दो चीजों के लिए। उसके बाद है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। ठीक है, दो साल 11 माह 18 दिन लगे थे पूरे बनने में, और इस तरह से 26 नवंबर 1949 को हम संविधान सभा को क्या कर लिए थे? अंगीकृत, आत्मार्पित मतलब कर लिए थे। अब उसके बाद है आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया, जिस संविधान के अंतर्गत आज हम सभी, हमारा प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, सबके सब संविधान को मान रहे हैं और आज भी मान रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम अगले दिन आपको बताएंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव में मेन व्यू मैं बता चुका हूं, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव को अगले दिन और संविधान के स्रोत को बताया जाएगा। चलिए एंड कीजिए।